अंजलि एक ग्रेजुएट पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे उसके गरीब माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया था। अंजलि का रंग काला था, इसलिए उसके माता पिता ने उसके पढ़ने पर जोर दिया ताकि उसकी पढ़ाई देखकर ही कोई उससे शादी कर लेगा। बचपन से सभी बच्चे अंजलि को काली काली कहकर चिढ़ाते थे। कोई काला बैंगन तो कोई कल्लो तो कोई काली माता कहता। फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत ही पलट दी। अंजलि कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर गई हुई, जहां वो सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती और खाली वक्त मिलने पर मंदिर भी जाती। उसकी मौसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अखिलेश। अखिलेश अंजलि को लगातार देखता रहता। उससे अंजलि की सादगी भाग गई और अब उसने जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो अंजलि से ही करेगा। कुछ दिन बाद अंजलि वापस अपने घर लौट गई। अखिलेश ने अंजलि के बारे में अपनी माँ से बात की। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो कुंवारा रह जाऊंगा। पागल हो गया है तू? तूने उसका रंग देखा था? इस मोहल्ले में आई थी तो सब उसे अमावस का चांद कहते थे, और तू चाहता है कि मैं उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊं? भैया, मुझे नहीं पता था आपकी चॉइस इतनी बेकार है, जो वो कल्लू ही आपको पसंद आई। तमीज से बात कर रिया, वो तेरी होने वाली भाभी है, और माँ, शादी तो मेरी उसी से होगी। आखिर में अखिलेश की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अंजलि ब्याह कर अपने ससुराल आ तो गई, लेकिन अब उसकी सास लता और ननद रिया उसे सांस तक नहीं लेने देती। फिर एक रोज, अरे ओ कल्लो, अभी तक बर्तन नहीं धुले तेरे, चल जल्दी से फिर घर की साफ सफाई कर दे, सारा घर फैला पड़ा है। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बर्तन धोने के बाद अंजलि घर की साफ सफाई करती है। फिर जैसे ही अपने कमरे में वो आराम करने गई, तभी उसकी सास, अरे वो अंजलि कलूटी कहाँ मर गई? जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तेरे माँ बाप ने तुझे बस बिस्तर तोड़ना ही सिखाया क्या? चल इधर आ, मेरे पैर की मालिश कर दे, कब से दर्द हो रहा है। अपनी सास के पैरों की मालिश करके जैसे वो आराम करने जाती है, तभी उसकी ननद रिया वहां आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंजलि की सहेली उससे मिलने उसके ससुराल आती है। कैसी है तू सपना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू शादी के बाद कितना बदल गई है। अरे बदलेगी ही, सारा दिन खा पी कर बिस्तर पर जो पड़ी रहती है, ऐश है इसकी यहाँ। अच्छा, बड़ी लकी हो तुम तो अंजलि। अच्छा, तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगी? ये सुनकर उसकी सास उससे धीरे से बोलती है, तेरे बाप ने दहेज में अनाज के खेत दिए हैं जो तू इसे खाने पीने को कह रही है। अंजलि बेचारी बहाना बनाते हुए सपना को अपने साथ ले जाती है। कमरे में जाते ही अंजलि की आंखें भर आती हैं। क्या बात है अंजलि, तू ठीक तो है ना? सारा दिन घर के कामकाज करने के बाद आधी रात तक सास के हाथ पांव दबाकर मेरे हाथ पांव सूज गए। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर जुल्म करती है। इतना ही नहीं, कई बार तो वो मुझ पर हाथ भी उठाती है। इतना कुछ हो रहा है तेरे साथ और तू इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? तू कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सपना वहां से चली गई। 2 दिन बाद सास के मायके से कुछ लोग आने वाले थे। अरे ओ कल्लो, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा खाना बना ले। 4-5 तरह की सब्जियां, पूरियां और मीठे में खीर बना लेना। और हाँ, उसके बाद थोड़ा अच्छे से मेकअप कर लेना। रिया बेटी, अपनी गोरी होने की क्रीम इस कल्लो को दे दियो, नहीं तो रिश्तेदार खूब मजाक उड़ाएंगे उसका। अंजलि सारा दिन रसोई में खड़े रहकर कई तरह का खाना बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन पूरियां तलते वक्त उसका हाथ जल जाता है। उफ, कितना दुख रहा है। अंजलि अपनी सास से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे जाने से मना कर देती है। चुपचाप से काम कर ले, अच्छे से जानती हूँ ये सब तेरे बहाने काम से बचने के। उधर इतनी देर में पीछे से रिया जानबूझकर सब्जियों में नमक मिर्च तेज कर देती है और खीर में भी नमक डाल देती है। शाम को रिश्तेदार घर आते हैं तो वो खाना मुंह में डालते ही उसे थूक देते हैं। वो लोग गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अंजलि की सास उसकी खूब पिटाई करती है। अखिलेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए जालिम सास और ननद का अत्याचार उस पर बढ़ता ही जा रहा था। उस रोज अंजलि रोते रोते भूखी ही सो गई। अगले दिन उसका शरीर गर्म तवे की तरह हो रहा था। उसे तेज बुखार था और उसके हाथ में गोटियों जैसे छाले आ गए थे। ए कलूटी, माँ ने कहा है बाजार से जाकर ये सब्जियां ले आओ, सुबह सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं मंडी में। दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तेज बुखार भी है, आप ही ले आइए ना। हाय, देखो तो इस कल्लो को, मुझे बोल रही है जाने को। रुक तू, अभी माँ को बताती हूँ, अच्छे से मजा चखाएगी। नहीं नहीं, माँ जी से मत कहो, नहीं जाकर ले आती हूँ। बुखार में तपती अंजलि बाजार चली जाती है, जहाँ उसे उसकी सहेली मिलती है। ये क्या हालत हो गई है तेरी अंजलि? तुझे तो तेज बुखार और ये हाथों पर जले के निशान। तेरे साथ कितना कुछ हो रहा है, तो अपने घर वालों से कुछ कहती क्यों नहीं? नहीं सपना, बड़ी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है। तू तो जानती है मेरे काले रंग की वजह से कितने लोग रिश्ते ठुकरा कर चले गए थे।
पहले ही माँ बाबा मेरे कारण इतना परेशान रहते थे, अब शादी के बाद भी मुझे परेशान देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। वो बेचारे तो मर ही जाएंगे। पहले मौसी यहाँ रहती थी जिनसे कुछ कह पाती थी, लेकिन अब तो वो भी सब बेचकर गांव चली गई। खैर अब मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेगी। घर जाकर खाना भी तो पकाना है ना। तुझसे मन की बात कह लेती हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। सपना जानती थी कि अंजलि ये सब अपने दबे हुए रंग के कारण झेल रही है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार उसकी ये शादी टूट गई तो फिर कोई उससे दोबारा शादी नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी सहेली की मदद करने की ठानी। उसने जाकर सारी बात पुलिस में बताई। वो पुलिस को लेकर उनके घर गई और घरेलू हिंसा का केस होने के मामले में पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ गई। अपनी बहू को सताने और उस पर जुल्म करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। जब जेल में डंडे पड़ पड़कर इनकी हालत खराब होगी ना, तब अच्छे से पता चलेगा इन्हें। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो मुझे माँ की तरह और ननद जी बहन की तरह प्यार करती हैं। अच्छा, तो ये चोट के निशान तुम्हारे शरीर पर कैसे आए? अब वो तो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, इसलिए चोट लग गई। सर यहाँ सब ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। पुलिस वहां से चली जाती है। तुमने झूठ क्यों कहा अंजलि? इन्हें अच्छे से सबक सिखाने देती। नहीं सपना, ये अखिलेश जी का परिवार है। वो मेरे भरोसे अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को छोड़ कर गए हैं। अब ये दोनों उनका ही नहीं मेरा भी परिवार है, इसलिए इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सुनकर अंजलि की सास और ननद को अपनी गलती का एहसास होता है और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंजलि से अपने किए की माफी मांगती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की सूरत नहीं बल्कि उसकी सूरत से वो असल में खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद कभी भी वो उस पर जुल्म नहीं करती और उसके साथ बड़ी अच्छे से रहती।